हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 9th क्लास ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का। इस चैप्टर में हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमने कवर किया हिमालयन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन्स को, और अभी नेक्स्ट टॉपिक है द नॉर्दर्न प्लेन। ये देखिए, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रीन कलर से जो शो किया गया है। So the northern plain has been formed by the interplay of three major river systems. रिवर सिस्टम हम बोलते हैं रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज के ड्रेनेज एरिया को, मतलब कि जहाँ तक भी उनका पानी जाता है। सो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बने हैं, जिनका नाम है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। सो नॉर्दर्न प्लेन का सबसे वेस्ट का जो पार्ट है, नंबर 1, ये इन्हें पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं। ये बनाया है इंडस रिवर सिस्टम ने, मतलब इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने मिलकर। दूसरा ये है गंगा प्लेन्स, गंगा रिवर सिस्टम ने बनाया है। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फाउंड बाय ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अलूवियल सॉइल। रिवर्स अपने साथ जो सॉइल बहा कर लाती है उसको डिपॉजिट करती है। अलूवियल सॉइल से ये प्लेन बना है, बहुत फर्टाइल प्लेन है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है। The deposition of alluvium in the vast basin lying at the foothills of Himalaya over millions of years formed this fertile plain. इसमें जो alluvial soil है कई मिलियन सालों तक ऊपर जो हिमालय है वो उसके फुटहिल्स में थी। रिवर्स वहाँ से फ्लो होकर आई, इरोड करके अपने साथ अलूवियल को लेकर आई और यहाँ पर उसने उसको डिपॉजिट कर दिया। तो बहुत ही फर्टाइल प्लेन ये है। इसका जो स्प्रेड है वो है ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। देखिए, ये इसका स्प्रेड है, लाइट पर्पल कलर से जो शो किया गया है। पाकिस्तान में भी इसका काफ़ी पार्ट है, उसके बाद पार्ट ऑफ गुजरात, देन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एंड बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। तो टोटल जो एरिया को ये कवर करता है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया टोटल। द प्लेन बींग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। लेंथ अगर देखें हम इसकी यहाँ से यहाँ तक तो है 2400 किलोमीटर्स। एरिया है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ब्रेथ कहीं पर यहाँ पर ऑब्वियसली ज़्यादा है, 320 से लेकर 240 किलोमीटर्स तक इसकी ब्रेथ है, ब्रॉड है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, डेंसली पॉपुलेटेड है। विद अ रिच सॉइल कवर, सॉइल कवर तो रिच है ही, फर्टाइल सॉइल है, अलूवियल सॉइल है। कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई। 3 मेजर रिवर्स आप देख रहे हैं यहाँ से बहती है, ये है इंडस, उसके बाद गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो पानी की भी कोई कमी नहीं है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, फेवरेबल क्लाइमेट है। इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का, नॉर्दर्न प्लेन्स। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क। माउंटेन से सभी नदियाँ निकलती हैं, इंडस हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, अपने साथ अलूवियल सॉइल लेकर आते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। सभी रिवर्स डिपोजिशनल वर्क में इन्वॉल्व है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज। हमने देखा कि स्लोप जितना स्टीप होता है, ये माउंटेन्स हैं, यहाँ से जब रिवर बह कर आएगी तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद नीचे नीचे जैसे आएगी स्लोप जेंटल होता जाएगा तो उसकी स्पीड कम होती जाती है। जेंटल स्लोप की वजह से वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरीन आइलैंड्स। जब रिवर ऊपर से आती है यहाँ से स्टीप स्लोप से, तो तब वो इरोड करती है, अपने रास्ते में जो रॉक्स आएंगी, सिल्ट आएगी, अलूवियल सॉइल आएगी। उसके बाद जब स्लोप जेंटल होता है, कम बहने लगती है, स्लो स्पीड होती है, तो फिर वो इन्वॉल्व होती है डिपोजिशनल वर्क में, फिर वो डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिवरीन आइलैंड्स भी बनते हैं। रिवरीन आइलैंड्स मतलब आइलैंड्स जो रिवर के बीच में होते हैं। देखो, इनको हम बोलते हैं रिवरीन आइलैंड्स। ओके, एक फैक्ट आपको दिया है, माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवरीन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहैबिटेड मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा रिवरीन आइलैंड कौन सा है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती हैं, और ये असम में है।
मैप में देखते हैं इसे। देखिए इंडिया के मैप में अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को जूम करेंगे तो आसाम में ये है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड आसाम बिगेस्ट रिवर आइलैंड है इन द वर्ल्ड। एरिया है 880 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन यहाँ पर अप्रॉक्स 1,67,000 लोग रहते हैं। कुछ ऐसा ये दिखता है। ओके, द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, रिवर्स जब अपने लोअर कोर्स में होती है मतलब कि सी में गिरने से पहले सिल्ट के डिपोजिशन की वजह से सिल्ट डिपॉजिट हो गया है तो वो कुछ चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक रिवर यहाँ से आ रही थी, बीच में सिल्ट है, तो एक उसकी स्ट्रीम इधर चली जाएगी, एक उसकी स्ट्रीम इधर चली जाएगी। इन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। देखिए रिवर है, पहले ये इसका कोर्स होगा, सीधी बहती होगी, बीच में सिल्ट डिपॉजिट हुआ, वैसे ये तो अभी आइलैंड टाइप में बन गया है, तो एक इसकी स्ट्रीम इस तरफ चली गई है, एक इसकी स्ट्रीम उस तरफ चली गई है, ये हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इस पिक्चर से बेटर समझेंगे। रिवर आई, ये इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, दूसरी आगे गई, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटरी ऐसे है यहाँ पर, ये आगे, ये बहुत सारे चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है जिन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसके ऑपोजिट एक और टर्म हमने पहले देखी थी, ट्रिब्यूटरीज। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रिब्यूटरीज जो इनिशियल कोर्स है, रिवर जब निकलती है तब उसमें अपने वाटर को ऐड करती है, छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं, और ये लोअर कोर्स में होती है मतलब समुद्र में गिरने से पहले, और रिवर के वाटर को बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, चैनल्स में स्प्लिट कर देती हैं। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन को मेनली आप 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड एज पंजाब प्लेन्स। देख चुके हैं इसको हम। सबसे वेस्ट में ये जो पार्ट है इन्हें बोलते हैं पंजाब प्लेन्स, फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इस प्लेन को कौन बनाते हैं? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलकर बनाती हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इस प्लेन का मोस्टली पार्ट पाकिस्तान में है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, ये सभी ऑरिजिनेट होती है हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय दोआब्स। ये जो सेक्शन है यहाँ पर पंजाब प्लेन का, इसमें बहुत सारे दोआब्स मिलते हैं। दोआब हम किनको कहते हैं? दोआब 2 वर्ड्स को मिलकर बना है। दो हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है 2, और आब मतलब होता है वाटर। तो दोआब का मतलब ये है 2 रिवर्स मान लीजिए यहाँ से बह रही है, एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, इसके बीच का जो एरिया होगा यहाँ पर ये प्लेन, इसको हम कहते हैं दोआब। 2 पानी, सॉरी 2 2 आब मतलब वाटर। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। पंजाब जो स्टेट का नाम है वो भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। पंज, पंज पंजाबी में बोलते हैं 5 को, और आब मतलब पानी। तो जो पंजाब है उसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं, 5 नदियाँ। ये जो 5 ट्रिब्यूटरीज है ना इंडस की, ये 5 वहाँ से बहती है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। उसके बाद आते हैं गंगा प्लेन पर। गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। यहाँ पर कई घग्गर रिवर है, इधर है तीस्ता रिवर, इनके बीच का जो प्लेन है उसे हम बोलते हैं गंगा प्लेन। सो गंगा प्लेन्स हैं बिटवीन रिवर घग्गर एंड तीस्ता। इट इज स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड का थोड़ा सा पार्ट, वेस्ट बंगाल। ईस्ट में पर्टिकुलरली जो आसाम है वो पड़ता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, तो ब्रह्मपुत्र प्लेन में है आसाम। बाकी के जो स्टेट्स हैं हरियाणा से लेकर वेस्ट बंगाल तक सभी है गंगा प्लेन में, और एक स्टेट है ब्रह्मपुत्र प्लेन में, आसाम। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। तो हमें लगता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट लैंड है, कोई भी वेरिएशन नहीं है उनके रिलीफ में। इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। ये जो वास्ट प्लेन है इनमें भी रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स में जो वेरिएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन को डिवाइड किया गया है 4 रीजन्स में। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। रिवर्स जैसे माउंटेन से डिसेंड होती है, नीचे उतरती है, तो डिपॉजिट करती है पेबल्स को, जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको, इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। तो जैसे माउंटेन से रिवर नीचे आई 8 से 16 किलोमीटर तक वो जो पेबल्स हैं पहले उनको डिपॉजिट करेगी, लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक्स। शिवालिक्स नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने देखा था, ये यहाँ पर जो रेंज है आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की,
तो उससे 8 से 16 किलोमीटर तक ये पूरा जो रीजन है जहाँ पर जितनी भी रिवर्स डिसेंड हुई है हिमालय से, उन्होंने पेबल्स को डिपॉजिट किया है, उसे हम बोलते हैं भाबर, उसे कहा जाता है भाबर। तो 4 में से सबसे पहला जो डिवीजन है रिलीफ के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वो है भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े होते हैं तो जो स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, वो उनके नीचे से बहती है। पानी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, देखिए कुछ ऐसा दिखता है भाबर का एरिया, बड़े बड़े पत्थर है, इनके नीचे से नदियाँ बह रही है, कहीं कहीं पर पानी दिखेगा। तो ऐसा माना जाता है कि नदियाँ यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। नाउ साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट भाबर के साउथ में, मतलब इसके नीचे, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स रीइमर्ज, स्ट्रीम्स और रिवर्स फिर से इमर्ज होती है, हमें दिखाई देने लगती है जब पत्थर का जो साइज है थोड़ा छोटा होता है, और क्रिएट करती है एक वेट गीला सा स्वाम्पी दलदल जैसा मार्शी बहुत नम सॉफ्ट आप बोल सकते हो रीजन, जिसको हम बोलते हैं तेराई। देखो तेराई कुछ ऐसा दिखता है, नदी आपको दिखाई देगी, पानी दिखेगा, दलदल सा पार्ट होगा ऐसे, जो कि बहुत वेट और स्वाम्पी होता है। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। एक टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे फॉरेस्ट होते थे, पीछे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी थी। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद इन फॉरेस्ट को काट के एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। पार्टीशन के बाद जो लोग पाकिस्तान से आए थे माइग्रेट होकर, उनको सेटल करने के लिए। लोकेट करिए दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। दुधवा नेशनल पार्क ये तराई रीजन में है, तराई का जो मार्शी ग्रासलैंड्स है वहाँ पर, और दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। मैप में आपको लोकेट करना है। देखिए यहाँ पर ये है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत क्लियर नहीं है पिक्चर, ये है ऊपर, इसका बॉर्डर नेपाल से लगता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलूवियम। नॉर्दर्न प्लेन का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो ओल्डर अलूवियम से बना है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन से ऊपर की तरफ ही है, मतलब कि जहाँ से रिवर बहती है उसके ऊपर। ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट अ टेरेस जैसा फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज बांगर, इस पार्ट को हम बोलते हैं बांगर। ओल्ड जो अलूवियल सॉइल है उसे कहेंगे बांगर, इसको पिक्चर के थ्रू भी अभी समझ लेंगे। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्सियस डिपॉजिट, जिसको हम कंकर भी बोलते हैं। इस सॉइल में कंकर बहुत ज़्यादा है, कम फर्टाइल ये होती है। द न्यूअर, उसके ऑपोजिट जो नई यंगर डिपॉजिट है फ्लड प्लेन्स में, उसको बोलते हैं खादर। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल वो रिन्यू होती है। एंड सो आर फर्टाइल, तो इसीलिए बहुत फर्टाइल है, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी। देखिए ये है बांगर सॉइल, कंकर जिसमें बहुत ज़्यादा होती है, टेरेस जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और ये है खादर सॉइल। सो रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग 4 टाइप के रीजन्स में डिवाइड किया गया है नॉर्दर्न प्लेन्स को। सबसे पहले जैसे ही ऊपर से रिवर निकल कर आती है तो यहाँ पर उसने डिपॉजिट किए जो मोटे मोटे पत्थर है उनको, जिसे हम बोलते हैं भाबर। यहाँ पर जो रिवर्स हैं पत्थरों के नीचे से बहती है। उसके बाद आगे आएंगे, ये है तेराई। तेराई स्वाम्पी है, दलदल जैसा होता है, वेट एरिया होता है। उसके बाद जब आगे आएंगे इन दोनों को समझते हैं। एक टाइम पर जो रिवर का कोर्स है, यहाँ पर रिवर ऐसे बहती होगी पूरी। रिवर ने जो अपने साथ अलूवियल सॉइल लेकर आई थी उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट किया। यहाँ पर इसके किनारों पर वो सॉइल डिपॉजिट होती गई, तो रिवर का जो कोर्स है वो छोटा होता चला गया। अभी वो यहाँ से बहने लगी है, ये अभी इतना हो गया रिवर का कोर्स। तो ये जो पुरानी मिट्टी उसने यहाँ पर डिपॉजिट की थी बांगर, क्योंकि ये रिवाइव नहीं हो रही है, रिन्यू नहीं हो रही है, इसमें जो फर्दर नई मिट्टी है वो ऐड नहीं हो रही है, तो ये पुरानी मिट्टी है, इसे हम बोलेंगे बांगर। और ये जो नई मिट्टी है जो कि अभी वो डिपॉजिट कर रही है रिवर बैंक्स के आसपास जो मिलता है, ये है खादर रीजन। ओके, भाबर, तेराई, उसके बाद बांगर एंड खादर। और मैप में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पर कौन सा एरिया मिलता है। देखिए शिवालिक के बिल्कुल यहाँ पर, यहाँ से जो माउंटेन रेंजेस गई है, क्योंकि माउंटेन से सभी नदियाँ निकलती है, तो माउंटेन के 6 से 16 किलोमीटर तक आपको मिलेगा भाबर रीजन। मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे वहाँ पर। उसके बाद उससे नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा तराई रीजन। और नीचे आकर अगर ये नदी है, मान लीजिए ये गंगा बहती है यहाँ से, तो गंगा के आसपास का जो रीजन होगा जहाँ पर कि न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स हैं, वो होगा खादर।
ए से जो डिनोट किया गया है जिसको, और दूर का जो रीजन होगा जहाँ पर पुरानी मिट्टी है, पहले नदी वहाँ से कभी बहती होगी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, तो वो सॉइल उसने तब डिपॉजिट की थी, अभी वो रिन्यू भी नहीं हो रही है, वो है बांगर। चलिए होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ प्लेन्स का टॉपिक भी ओवर होता है। नेक्स्ट है द पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुला हम इस रीजन को बोलते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है एक रीजन जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ लैंड हो, तो इंडिया में ये पेनिनसुलर पार्ट है। तो जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो एक टेबल लैंड है कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। टेबल लैंड, इसको हम कहते हैं टेबल लैंड, जो थोड़ा सा इसमें एलिवेशन होता है और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होती है, ये है प्लेटू। और ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बने हैं। ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, बहुत पुराना, सबसे पुराना लैंड मास है हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है। तो एक टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए होंगे, तो उसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स बने। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक टाइम पर ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था। देखो 250 मिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ का लैंडमास ऐसा दिखता था, ये पूरा एक लैंडमास था जिसको बोलते थे पांजिया। उसके बाद लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले ये ब्रेक डाउन हुआ, 2 पार्ट्स में ये टूटा, ईपर वाले पार्ट को लॉरेशिया और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते थे। इंडिया जो है पहले वो गोंडवाना का पार्ट था, उसके बाद 145 मिलियन ईयर्स अगो कुछ इस तरीके से दिखता था, फिर 65 मिलियन ईयर्स अगो ये देखिए ये साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, ये ऊपर यूरोप प्लस एशिया, और ये है इंडिया। तो हमारा ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, इतना पुराना लैंड मास है। उसके बाद हमने देखा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता गया, इससे टकराया, माउंटेन्स बने जो काफ़ी यंगर है, और अब ये ऐसा दिखता है। ये है पेनिनसुलर प्लेटू जो सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक है, क्योंकि ये जब गोंडवाना का पार्ट था इंडिया तब से ही ये लैंड मास है। ओके, ये सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। आगे, द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। यहाँ पर बहुत ब्रॉड, चौड़ी चौड़ी वैलीज हैं, शैलो मतलब कम उनकी डेप्थ है, और राउंडेड हिल्स है क्योंकि यहाँ बहुत पुराना लैंडमास है, यहाँ की जो हिल्स है ऊपर से काफ़ी इरोड हो चुकी हैं। द प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। अभी इस प्लेटू को मेनली दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है डेक्कन प्लेटू। यहाँ पर बीच में ये है सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे ये जो थोड़ा लाइट कलर में शो किया गया है ये है डेक्कन प्लेटू। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। तो यहाँ से कहीं से बहती होगी नर्मदा रिवर, ऐसे नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, मतलब कि इसका ऊपर का जो पार्ट है जिसमें मेनली मालवा प्लेटू है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। इसको भी अभी समझेंगे क्योंकि इन्होंने मैप नहीं दिया है, तो ये बताकर दी है चीज़ें। मैप को अगर आप देखेंगे तो एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो नर्मदा के ऊपर का जो पार्ट है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स और नीचे है उसके साउथ में है डेक्कन प्लेटू। और सेंट्रल हाईलैंड का जो मोस्ट पार्ट है, मोस्टली पार्ट, वो मालवा प्लेटू है। देखिए ये जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं इनमें कुछ ये मेजर प्लेटूज हैं, यहाँ से नर्मदा रिवर गई, ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स, उसमें ये है मालवा प्लेटू, ये है बुंदेलखंड प्लेटू, इनके बारे में भी अभी रीड करेंगे, ये है बागेलखंड प्लेटू, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका मोस्टली पार्ट किस में है, मालवा प्लेटू में, ज़्यादातर पार्ट उसका मालवा प्लेटू कवर करता है। ओके, द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अभी सेंट्रल प्लेटू की हम बात कर रहे हैं, इसके साउथ में है विंध्यास एंड अरावलीज। ये हम जानते हैं कि जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर है विंध्यास, ये माउंटेन रेंजेस हैं, ऊपर हो गया विंध्यास, नीचे है सतपुरास। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके साउथ में कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्यास एंड सतपुरास, और नॉर्थ वेस्ट ऊपर यहाँ पर ये है अरावलीज माउंटेन रेंज, अरावली। देखिए इन 3 माउंटेन रेंजेस की हम बात कर रहे थे, ये बीच से गई नर्मदा, ये है विंध्यास, ये है सतपुरास। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है हमारा ऊपर, उसके साउथ में है दोनों रेंजेस, और ऊपर नॉर्थ वेस्ट में है अरावली। ओके,
एंड द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। इस सेंट्रल हाईलैंड को अगर वेस्ट में जब ये एक्सटेंड होता है, आगे जाता है, तो आगे जाके राजस्थान का जो रॉकी डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट है, उसमें मर्ज हो जाता है। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट में इधर जैसे जैसे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर ये डेजर्ट्स आ गए हैं राजस्थान के। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, इस रीजन को जो रिवर्स ड्रेन करती हैं वो है चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। इनको आप लोकेट कर लेंगे। इज़ फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नदियां हैं सभी आप देखेंगे भी, साउथ में जितनी भी नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, सिर्फ दो के अलावा, ये नर्मदा एंड तापी के अलावा बाकी सभी नदियां इस तरफ बहती है। तो इससे हमें स्लोप को ये इंडिकेट करती है। कहने का मतलब है जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, वो वेस्ट की साइड से उठा हुआ है, ऊंचा है, और इस तरफ से उसका ये स्लोपी है, मतलब ऐसे इस तरफ झुका हुआ है। यही रीज़न है कि यहाँ पर जितनी भी रिवर्स आपको मिलेंगी साउथ में, वो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, सेंट्रल हाईलैंड्स यहाँ पर वाइडर है, दिखाई भी हमें दे रहे हैं वेस्ट की तरफ, एंड नैरोअर इन द ईस्ट, ईस्ट में जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो नैरो होते जाएंगे, पतले होते जाएंगे। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड, ये भी हमने देखा था अभी। ये है बुंदेलखंड प्लेटू, ये इनके लोकल नाम है। ये है बागेलखंड प्लेटू, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट है। देखिए पिक्चर आपको गिवन है, अ वाटरफॉल इन छोटा नागपुर प्लेटू, ये है छोटा नागपुर प्लेटू, इसका एक वाटरफॉल यहाँ पर शो किया गया है। तो अभी छोटा नागपुर के बारे में देखते हैं। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, फर्दर आगे अगर ईस्ट में जाएंगे तो सेंट्रल हाईलैंड के एक्सटेंशन में और कौन सा प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, जिसको ड्रेन करती है दामोदर रिवर, यहाँ से बहती है दामोदर। अभी बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की। ये तो था सेंट्रल हाईलैंड्स ऊपर। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के ऊपर नॉर्थ में है सेंट्रल हाईलैंड्स, और नीचे साउथ में है डेक्कन प्लेटू, जो एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल के शेप में है। द सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, फ्लैंक मतलब ऑन वन साइड ऑफ, तो इसके एक साइड ऊपर ब्रॉड बेस इसको प्रोवाइड कराता है सतपुरा रेंज। ये भी हमने देखा था नर्मदा के साउथ में, ये है सतपुरा रेंज, तो यहाँ पर है सतपुरा रेंज। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन, इसी के ईस्टर्न एक्सटेंशन में इस तरफ है महादेव, कैमूर और मैकाल रेंजेस, इनको भी देखते हैं। देखिए ये है सतपुरा, उसके बाद ये है महादेव, मैकाल एंड कैमूर। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस, ये हम कर चुके हैं, फिजिकल मैप में लोकेट कर लिया है हमने सतपुरा, महादेव, मैकाल और कैमूर को। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड, वेस्ट की तरफ इधर ये हायर है, ऊंचा है, और धीरे धीरे इसका स्लोप जो है वो ईस्ट की तरफ ये जेंटल स्लोपिंग है। यही हमने देखा था कि यही रीज़न है, जितने भी पेनिनसुलर रीजन में जितनी भी रिवर्स फ्लो करती है वो वेस्ट टू ईस्ट करती हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी इस प्लेटू का ही एक एक्सटेंशन है, इसी का ही, जिनको लोकली जाना जाता है मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू के नाम से, एंड नॉर्थ कचार हिल्स, इनको भी लोकेट करते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये है मेघालय, उसके बाद यहाँ पर ये है कार्बी एंगलोंग प्लेटू और नॉर्थ कचार, ये है नॉर्थ कचार हिल्स। ये तीनों किसका एक्सटेंशन है, डेक्कन प्लेटू का। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू से एक फॉल्ट की वजह से ये सेपरेट होती हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया, ये तो आपकी इसमें भी गिवन है मैप में, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स भी यहाँ पर है। ये वेस्ट टू ईस्ट मतलब कि वेस्ट में गारो है, उसके बाद खासी और उसके बाद जैंतिया। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रेस्पेक्टिवली। फिर से इस फिजियोग्राफिक डिविजन्स के मैप पर आते हैं। ये था डेक्कन प्लेटू, इसकी वेस्टर्न बाउंड्री कौन बनाता है, वेस्टर्न घाट्स, और ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं ईस्टर्न घाट्स। ये है वेस्टर्न घाट्स,
ये हैं ईस्टर्न घाट्स। रिस्पेक्टिवली वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा, इसके बिल्कुल पैरेलल है वेस्टर्न घाट्स। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेज ओनली, ये वेस्टर्न घाट्स काफ़ी कॉन्टिन्यूअस है और ये पासेस के थ्रू ही इनको सिर्फ क्रॉस किया जा सकता है। थाल, भोर एंड पाल घाट साइड में आपको लोकेट करना है फिजिकल मैप ऑफ इंडिया पर। देखो पहले तो कॉन्टिन्यूटी देख लेते हैं इनकी। जैसा कहा गया कि वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूअस है और ईस्टर्न घाट्स को अगर आप देखेंगे इनमें बहुत सारे ब्रेक्स हैं। और ये है थाल घाट, ये है भोर घाट और ये है यहाँ पर पाल घाट। बहुत कम पासेस हैं वेस्टर्न घाट्स में और काफ़ी हाई ये है, तो इनको सिर्फ पासेस से ही क्रॉस किया जा सकता है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर दैन द ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स हायर भी है ईस्टर्न घाट्स से, ये तो हमने देखा अभी प्लेटू के केस में भी। वेस्ट की तरफ वो हायर थे, ज़्यादा एलिवेटेड थे, ईस्ट की तरफ कम थे। ईस्टर्न जो घाट्स हैं वो कम एलिवेटेड है, ये हायर है उनसे। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वेस्टर्न घाट्स की अभी हम बात कर रहे हैं वो है 900 to 1600 मीटर्स, 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक, अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। और ईस्टर्न घाट्स इधर जब हम स्टडी करेंगे इनको, एक तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और दूसरा इनका जो एलिवेशन है वो अप्रॉक्स 600 मीटर्स का है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, यहाँ पर ऊपर महानदी वैली से लेकर यहाँ पर नीलगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी तक इनका एक्सटेंशन है। देखिए नीलगिरीज तो आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, नीलगिरीज तो यहाँ तक ये हैं ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पर ऊपर महानदी वैली से लेकर। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूअस एंड इरेगुलर, ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी है, एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में गिरती है, सभी रिवर्स इस तरफ बहती है, तो बीच बीच में वो रिवर्स भी इनको डिसेक्ट करती है, इसलिए भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, कॉज ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक रेन में क्या होता है, ये कोई हिल्स है मान लीजिए, एयर आएगी जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, इससे टकराएगी, ऊपर की तरफ उठेगी और एक टाइम के बाद जब वो उस मॉइस्चर को बेयर नहीं कर पाएगी तो बारिश बन के वो पानी नीचे बरस जाएगा, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। सो वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन बहुत होती है बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलॉन्ग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट, घाट में जो वेस्टर्न स्लोप है उससे वो ऊपर उठती है, मॉइस्ट विंड जो है। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स, और उसके वेस्ट बाउंड्री पर इस तरफ ही बारिश होती है ओरोग्राफिक रेन। वेस्टर्न घाट्स को बहुत सारे लोकल नामों से जाना जाता है। द हाइट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ जैसे जैसे आप आएंगे इनकी हाइट बढ़ती जाएगी वेस्टर्न घाट्स की। द हाईएस्ट पीक्स इंक्लूड, वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कौन सा है, अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स, इसको लोकेट करेंगे अभी। और दूसरा डोडा बेटा सेकेंड नंबर पर 2637, थोड़े कुछ मीटर छोटा है इससे। ये हमने बात की वेस्टर्न घाट की। और महेंद्रगिरी जिसकी हाइट 1501 है, ऊपर की तरफ है, ये हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट्स का। देखिए ये है डोडा बेटा और ये है अनाईमुडी। जैसा कि कहा भी था कि जैसे जैसे आप साउथ में आते हैं वेस्टर्न घाट्स के केस में हाइट उनकी बढ़ती रहती है, तो जो हाईएस्ट यहाँ के पीक्स हैं साउथ में आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ा है, सबसे लास्ट में अनाईमुडी और ऊपर है, उसके ऊपर है डोडा बेटा। महेंद्रगिरी को यहाँ पर शो नहीं किया गया, वैसे यहाँ पर उड़ीसा में है महेंद्रगिरी, अप्रॉक्स यहाँ पर होगा महेंद्रगिरी। शेवरॉय हिल्स एंड द जावेडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के साउथ में है शेवरॉय हिल्स एंड द जावेडी हिल्स, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये है जावेडी एंड शेवरॉय ईस्टर्न घाट में। Locate the famous hill stations of Udagmandalam, popularly known as Ooty, and the Kodai-Kalan। मैप वर्क बहुत है इसमें, तो ऊटी तो हम जानते हैं, ये तमिलनाडु के वेस्टर्न उस पर है, यहाँ पर होगी अप्रॉक्स। अच्छा, ऊटी को बोलते हैं, उसका नाम है उडागमंडलम, पॉपुलरली ऊटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कोडाई कलान, इसको आप खुद से लोकेट करेंगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू का एक जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है इज द ब्लैक सॉइल एरिया, जिसे हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप।
देखिए ये है पूरा डेक्कन ट्रैप, ब्लैक सॉइल एरिया है। दिस इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ऑरिजिनेट हुआ है। तो यहाँ के जो रॉक्स है वो इग्नियस है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इग्नियस रॉक्स टूटते रहे, ब्रेक होते रहे, तो फाइनली वही टूटकर यहाँ पर ब्लैक सॉइल उन्होंने बनाई है। अरावली हिल्स जो कि वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन है पेनिनसुलर प्लेटू का, ये हमने देखी भी थी, यहाँ पर है अरावली हिल्स। ये हाईली इरोडेड हिल्स है, ये भी बहुत पुरानी हिल्स है, जैसे कि हमने देखा हिमालयन यंगर माउंटेन्स हैं, तो ये ओल्डर माउंटेन्स है अरावली हिल्स, बहुत ही इरोड हो चुके हैं एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स, ब्रोकन हिल्स के जैसे मिलते हैं। ये एक्सटेंड करते हैं गुजरात से लेकर यहाँ पर दिल्ली तक इन द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट पार्ट में ही कवर करेंगे। मैप वर्क की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज रीडिंग में उतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। ओके, होपफुली यहाँ तक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।